हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो डीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, सो दैट आपको एक रफली आइडिया मिल सके कि डीबीटी में इम्यूनोलॉजी पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना डीप में पढ़ना है, किस लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन है, वो सब आप एनालाइज कर सकते हो अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। ठीक है, तो कई बार आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप कौन से पीवाईक्यू से स्टार्ट करो, है ना, इम्यूनोलॉजी के किस पोर्शन से स्टार्ट करो। तो वही चीजों को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होगी। अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आपको समझ में आएगा कि कितना डेप्थ में जाकर आपको इम्यूनोलॉजी को कवर करना है, इस पोर्शन को कितना पढ़ना है, सो दैट आप डीबीटी में जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आए उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ डीबीटी पीवाईक्यूसी पढ़ाऊंगी और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम जानेंगे कि उन कंसेप्ट का वो कंसेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम अगेन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एंटीवायरल सेलुलर इम्यूनिटी इज प्रीडोमिनेंटली मीडिएटेड बाय। ठीक है, तो अगर आपको टी सेल्स के बारे में मालूम है, ठीक है, तो टी सेल्स में मेनली हम क्या जाते हैं, एक टीएच सेल देखते हैं और एक टीसी सेल देखते हैं। तो जो हमारा टीसी सेल होता है ये होता है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और जो हमारा टीएच सेल है ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पर ये लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सेलुलर इम्यूनिटी की बात हो रही है और वो भी एंटीवायरल यानी अगेंस्ट वायरस के बारे में। ठीक है, तो इस तरह की इम्यूनिटी कौन देगा। तो अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टीसी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और टीसी सेल में एक मार्कर होता है जिसको हम CD8+ बोलते हैं। टीएच का जो मार्कर होता है वो CD4+ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ये टेबल यानी ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया, अगर आप इसको समझ गए तो आप फॉर श्योर कि आप राइट आंसर तक पहुंच चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेलुलर इम्यूनिटी और अगेंस्ट वायरस के बारे में कौन डील करेगा उससे, CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब जो है आपका टीसी सेल्स हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं और ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टीसी सेल्स क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि पूरा का पूरे सेल को ही किल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर निकल के आता है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या है कि जो CD8+ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स है जिसको हम CTLS भी बोलते हैं, इनका क्रूशियल रोल होता है एंटीवायरल सेलुलर इम्यूनिटी में। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये डायरेक्टली किल कर देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल है, पहले ये एक हेल्दी सेल्स था, बाद में क्या हुआ कि किसी वायरस ने इसको क्या कर दिया, इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो अब यही सेल क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया। तो अब इस सेल को जो आपका टीसी सेल्स है यानी टीसी सेल्स जो है वो क्या करेंगे, डायरेक्टली इस सेल्स की डेथ करवा देंगे, इस सेल्स को किल कर देंगे ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि किलिंग देखने को मिलेगी सेल्स की, इन्फेक्टेड सेल्स की। तो दे रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MHC क्लास 1। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टीसी सेल है वो कैसे पहचानी जाती हैं। जो टीसी सेल्स होती हैं वो MHC क्लास 1 जब एंटीजन अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं तो उन एंटीजन्स को पहचानने का काम टीसी सेल्स का होता है। ठीक है, और अगर मैं टीएच सेल्स की बात करूं तो ये उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी जो MHC क्लास 2 अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टीसी सेल्स की हम बात कर रहे हैं, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आपको देखने को मिला और यहाँ पे MHC क्लास 1 जो है अपने सरफेस पे इन एंटीजन्स को प्रेजेंट करेगा जिसको रिकॉग्नाइज करेंगी टीसी सेल, और उसके बाद आपको साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये पहचान ले जाएगा तो फिर क्या होगा, इस इन्फेक्टेड सेल का हो जाएगा एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस इसलिए होता है ताकि वायरस का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो पाए दूसरी जगह पर भी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो दिस क्वेश्चन इज occurrence of TB in HIV patient suggests the potent protective role played by, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई एक पेशेंट है जिसको HIV हो गया, ठीक है। अब जब HIV हो जाता है ना तो यहाँ पर बहुत ही हाई चांसेस हो जाते हैं कि इस पेशेंट को टीबी का भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। यानी कि HIV होने के बाद ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि टीबी का इन्फेक्शन भी इस पर्टिकुलर पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज देखिए जो टीबी होने से रोक रही थी, ठीक है, टीबी होने से जो भी कोई चीज रोक रही थी उसी चीज को एचआईवी ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया या फिर उसी को टारगेट करके उसका फंक्शन कम कर दिया। तो जब यहाँ पर किसी चीज का फंक्शन कम हो गया जो टीबी को रोक रही थी, तो अब क्या हो गया, टीबी के लिए बढ़िया काम हो गया। अब टीबी डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो है वो टीबी को नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सीन है, सिंपल समझिए कि एक एचआईवी का पेशेंट है, ठीक है, एचआईवी हो गया। तो एचआईवी क्या करता है, आपका CD4+ T सेल्स को इन टारगेट करता है और इस सेल्स का नंबर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, डिप्लीट कर देता है, ठीक है। और यही सेल्स होती थी जो सेल्स क्या करती थी, टीबी को रोक सकती थी, यानी टीबी को इनिबिट करती थी, टीबी को नहीं होने देती थी। बट क्योंकि एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, उसने CD4+ T सेल का काउंट कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो अब टीबी को रोकने वाला टी सेल्स तो ऑलरेडी कम हो गया नंबर में। तो अब क्या हुआ, टीबी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब वो एचआईवी वाले पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पूछा है कि टीबी का अकरेंस आपको देखने को मिलेगा एचआईवी पेशेंट में, और ये कि तब होगा जब एचआईवी पेशेंट में किसी एक मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर दिया जाए जो जो टीबी को होने से रोक रहा था। तो इसका मतलब कि यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंट और प्रोटेक्टिव रोल दिख रहा है, यानी टीबी को बचाने के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल है CD4+ T सेल्स का, क्योंकि यही वो सेल्स थी जो टीबी को रोक रही थी। लेकिन क्योंकि एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, उसने इन सेल्स को टारगेट किया, इनका नंबर रिड्यूस कर दिया, तो अब टीबी को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो उन पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज कर सके जो ऑलरेडी एचआईवी से इन्फेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि टीबी को रोकने वाला मॉलिक्यूल अब है ही नहीं, ठीक है, या बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला। चलिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको राइट आंसर तो पता चल गया, CD4 T सेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्स में, किसके अगेंस्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, टीबी कॉज करता है, राइट। तो सो क्या हो गया, इन एचआईवी पेशेंट CD4+ T सेल्स आर सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड। जब एचआईवी का इन्फेक्शन होता है तो CD4+ T सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टीबी का इन्फेक्शन जो होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये जो पेशेंट है वो हाईली ससेप्टिबल हो गया टीबी इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि टीबी को रोकने के लिए जो CD4+ T सेल्स था उसका नंबर डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये बताता है कि एसेंशियल प्रोटेक्टिव रोल है CD4T+ सेल का हेल्दी इंडिविजुअल्स में एचआईवी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है एक्यूट ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज इज मीडिएटेड बाय, ठीक है। तो इसके लिए सपोज करिए कि आपके पास कोई ए इंडिविजुअल है और दूसरा इंडिविजुअल है बी, ठीक है। ए इंडिविजुअल को मैं बोल देती हूँ कि ये डोनर है, और बी इंडिविजुअल को मैं बोल देती हूँ कि ये रिसिपिएंट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ए के पास कोई ऑर्गन है, जो ऑर्गन इसने बी को डोनेट किया, तो इसलिए ये डोनर बन गया, बी ने इस ऑर्गन को एक्सेप्ट किया इसलिए ये रिसिपिएंट बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो ए का ऑर्गन है ये बी की बॉडी में जाता है, ठीक है, यानी ये बी की बॉडी है और इस बी की बॉडी में ए का ऑर्गन एंटर करता है। तो ये ए का ऑर्गन क्या करता है, इस बी की बॉडी को एज अ फॉरेन कंसिडर करता है, ठीक है। और फॉरेन कंसिडर करने की वजह से ये इसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं मानता है और इसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। और जब ये काम करता है तो ये एक डिसीज कॉज करता है, जिस डिसीज को ही हम
ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो कई ये हो गया। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल की वजह से, क्योंकि जो ए का ये डोनर वाला पार्ट है, इसमें जो टी सेल्स है यानी कि बेसिकली टी सेल्स जो है वो इस बी सेल की बॉडी को रिजेक्ट कर दे रहा है। रिजेक्ट करने का मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये इसकी बॉडी का पार्ट है, एज अ फॉरेन कंसिडर करके ये यहाँ पर काम कर रहा है और आपको ये पर्टिकुलर डिसीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। यानी जो भी डोनर का पोर्शन बॉडी में आया है बी के, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन इस बी की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो मेरा पार्ट है, और इसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा के यहाँ के सेल्स को नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो इसी डिसीज को मैं बोलती हूँ GVHD डिसीज। क्या बोलती हूँ? GVHD डिसीज मतलब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। जब ये डिसीज आपको तब देखने को मिलेगी जब डोनर का टी सेल और स्पेशली डोनर का साइटोटॉक्सिक CD8+ टी सेल, जिसको हम टीसी सेल्स बोलते हैं, ये रिसिपिएंट के टिश्यू को एज अ फॉरेन कंसीडर करके उस पर अटैक करने लग जाता है, ठीक है। तब जाके आपको ये डिसीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिसीज को मीडिएट कौन करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स करते हैं। तो द राइट आंसर इज सेकेंड। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसी डिसीज के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया। तो हो क्या रहा है, देखिए, ये डोनर है, ये डोनर का पार्ट है। तो डोनर का बोन मैरो या फिर आप स्टेम सेल बोलो, कुछ भी चीज है, कोई एक पर्टिकुलर सेल्स, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स है जो रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। और ये रही रिसिपिएंट की बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डोनर का स्टेम सेल डोनर के बॉडी से लिया गया, इसलिए इसको डोनर स्टेम सेल बोल रहे हैं। ये डोनर स्टेम सेल को जब आपने रिसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया, तो यहाँ पर डोनर का सेल जो है वो इस बॉडी को यानी रिसिपिएंट की बॉडी को एज अ फॉरेन कंसिडर करने लग जाता है, और फॉरेन कंसिडर करके वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेने लग जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन होता है जो इस रेसिपिएंट की बॉडी को अफेक्ट करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि डोनर का इम्यून सेल्स जो है इसको एज अ फॉरेन कंसिडर कर रहा है और इस पे अटैक कॉज कर रहा है। तो जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा हार्म होगा और एक डिसीज कॉज होगी, जिसको हम GVHD डिसीज बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेट सेल्स फॉर ADA जीन थेरेपी आर, ठीक है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये जो है ADA एक एंजाइम है, ठीक है। ये एक एंजाइम है जिस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून सेल्स के फंक्शन को बनाने के लिए, एसेंशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है, देखिए ADA एक जीन है, ठीक है। ये जीन जो है एक एंजाइम को कोड करेगा और उस एंजाइम का नाम है ADA एंजाइम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। और ये एंजाइम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में। और इस एंजाइम का एसेंशियल रोल देखा गया है कि लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग में, ठीक है। पर्टिकुलरली हम टी सेल्स की बात कर सकते हैं, जिसमें TH सेल्स और TC सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तब आपको एक डिसीज देखने को मिलता है जिसका नाम है SCID डिसीज, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। और इस डिसीज की वजह से, ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इस डिसीज की वजह से जो है बी सेल, टी सेल्स, NK सेल्स जो होते हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ट्रीट करना जरूरी है। अगर हम किसी तरीके से ADA की प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर दें, तो ये प्रॉपर जो इम्यून सेल्स है वो आपके फिर से फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ADA जीन थेरेपी, जहां पर आप ADA के फंक्शन को रीस्टोर कर रहे हो, यानी इस एंजाइम की फंक्शनैलिटी को बना रहे हो, ठीक है। तो इस एंजाइम की फंक्शनैलिटी को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है? इसको रिस्टोर करने के लिए टारगेट किया जाता है HSC यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को, जो बोन मैरो में होती हैं। और वो इसलिए क्योंकि बोन मैरो से ही बहुत सारे इम्यून सेल्स का अराइज होता है, जैसे कि आपने B सेल देखा होगा, टी सेल्स देखे होंगे। ये सब कहाँ पे बनते हैं? ये सब बनते हैं आपके बोन मैरो में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये आइडियल हो जाता है कि आप यहाँ पर क्या करो, ADA
जीन का करेक्शन कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर जब फंक्शनल ADA एंजाइम जब आ जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, तो आपके जो बाकी के इम्यून सेल्स है उनका फंक्शन भी रिस्टोर होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीन थेरेपी में हम जो टारगेट करते हैं जिन सेल्स को, वो होते हैं बोन मैरो सेल्स, राइट। अब इसमें नेक्स्ट इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि जो स्किड है, ठीक है, स्किड जो है इट अफेक्ट इंडिविजुअल्स हैविंग द सीवियर इन्फेक्शन। अगर स्किड हो जाता है तो आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन सफर करना पड़ सकता है, और आपको अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो डेथ जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अगर ADA की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है स्किड के द्वारा, तो इस डिसीज को हम बबल बॉय डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट जो होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि इम्यून सेल्स काम नहीं कर पाते। इसलिए उस पेशेंट को एक स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट दिया जाता है, क्योंकि अगर वो ओपन इन्वायरमेंट में रहेगा तो ओपन इन्वायरमेंट में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस सब घूम रहे हैं, तो वो कभी भी इस पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और इसकी बॉडी जो है, इस पेशेंट की बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके इम्यून सेल्स जो है फंक्शनल नहीं है। इसीलिए उसको एक स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो और वो किसी भी डिसीज या इन्फेक्शन से बच सके, ठीक है। और ऐसे पेशेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनो सप्रेशन इज मीडिएटेड बाय टी सेल्स हैव, ठीक है। अभी हमने पीछे एक ग्राफ्ट पढ़ा था, ठीक है, कि जब डोनर की बॉडी कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट होता, किसी डोनर की बॉडी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है रिसिपिएंट की बॉडी में, तो रिसिपिएंट की बॉडी में इस जो डोनर का सेल आता है, डोनर का ऑर्गन आता है, वो इस रिसिपिएंट को एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल कंसीडर करके इसके अगेंस्ट काम करता है, राइट, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि ये जो रिसिपिएंट है ना, इसकी बॉडी में जो डोनर मॉलिक्यूल या डोनर सेल्स, डोनर ऑर्गन आया है, बी की बॉडी इसको रिजेक्ट कर देती है। यानी अब यहाँ पर बी की बॉडी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि अब ये बी की बॉडी के लिए ये ऑर्गन क्या एज अ फॉरेन कंसिडर हो गए, ठीक है। तो इस केस में अब बी की बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर जो ए का ऑर्गन है वो बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो भी ग्राफ्ट है, जो भी ट्रांसप्लांटेशन है, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज नहीं करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो इम्यून है, देखिए जब भी चाहे ए का कोई पार्ट हो, यानी डोनर का इम्यून सिस्टम या फिर जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होगा, तभी क्या करेगा, वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद अटैक प्रोसेस में आएगा। तो अगर मैं इस इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दूं, सप्रेस मतलब इसकी फंक्शनैलिटी कम कर दूं, तो वो क्या होगा, फंक्शनल कम होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाएगा और ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मुझे इम्यूनो सप्रेशन करना है, इज मीडिएटेड बाय टी सेल, अगर टी सेल के द्वारा मुझे इम्यूनो सप्रेशन करना है, तो मुझे किस तरह के, मतलब ये किसके थ्रू होगा, ये मार्कर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाता है CD4+ यानी CD25+, ये वाले मार्कर की वजह से होता है, यानी ये वाले टी सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम टी सेल्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम टी सेल्स के काफी सारे टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, तो जब हम टी सेल्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम TH सेल्स देखते हैं, TC सेल्स देखते हैं, और टी रेगुलेटरी सेल्स भी देखते हैं। TC सेल्स का मेजर रोल होता है ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में, ठीक है। अभी तो हम पढ़ चुके हैं ये चीज, पीछे हमने देखा ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता है इसका रोल। अब टी रेगुलेटरी सेल जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टी इम्यून सप्रेशन में, कहाँ पर, इम्यून सप्रेशन में, ताकि जो ग्राफ्ट हुआ है वो रिजेक्ट ना हो पाए टीसी सेल के द्वारा। तो यहाँ पे भी एक एक टीसी सेल ही है, ये टी रेगुलेटरी सेल इज अ टाइप ऑफ टीसी सेल, जो क्या कर रही है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होने से बचा रही है इम्यूनो को सप्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CD4+ या CD25 टीसी सेल्स को हम रेगुलेटरी टी सेल्स बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम टी रैक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनो सेपरेशन और टॉलरेंस में। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अच्छा चलिए, अब अगर डायग्राम्स के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये रही आपका थाइमस सेल, ठीक है। ये है, ये एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक थाइमस सेल्स है।
और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका टी रेगुलेटरी सेल्स होती है ना, ये क्या करती है, ये सप्रेस करती है, इम्यून सप्रेशन करती है, लेकिन कैसे करती है, ये एक एक्सप्रेस करवाती है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ये एक्सप्रेस करती है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है फॉक्स P3। और ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इसको एक्सप्रेस करवाती है। और ये फॉक्स P3 का मेजर रोल होता है किसमें, सप्रेशन में। ये क्या कर देता है, फंक्शन को सप्रेस कर देता है, यानी इसका सप्रेसिव फंक्शन होता है। और इसकी वजह से जो है आपको सप्रेशन देखने को मिलेगा और ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं होता है। तो टीसी सेल जो मेजर तरीके से क्या करती है, एक्सप्रेस करवाती है इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सप्रेशन वाले फिनोमिना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स डिपेंड्स ऑन। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए क्या होता है कि जब टी सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, टी सेल्स के डेवलपमेंट के टाइम पे ना, कि ये टी सेल्स को एंटीजन से ना, एंटीजन से इंटरेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, एंटीजन से इंटरेक्शन करवाए। देखिए जो नई नई टी सेल बनी है उसको नहीं पता कि फॉरेन मॉलिक्यूल क्या होता है, उससे कैसे लड़ा जाता है, तो उसके लिए टी सेल को ट्रेनिंग दी जाती है उसके डेवलपमेंटल टाइम पे। तो वो एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टी सेल्स होते हैं जो बहुत सारे एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब ये एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ टी सेल्स जो है एकदम सही काम करते हैं और वो इस एंटीजन को किल कर देते हैं। ठीक है, यानी अपना रोल बहुत सही तरीके से प्ले कर रहे होते हैं। तो ये हो गया एक तरह की कहानी। दूसरी स्टोरी में क्या होता है कि यही कुछ टी सेल्स क्या होते हैं, एंटीजन को सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और क्या करते हैं, अपने सेल्स यानी जो मेरी बॉडी के ही खुद के कुछ सेल्स है उनके अगेंस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि टी सेल्स के डेवलपमेंट में बहुत सारे टी सेल्स होते हैं जिसमें से कुछ टी सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन कुछ टी सेल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और वो मेरी ही बॉडी यानी होस्ट की सेल्स को ही फॉरेन सेल्स समझ के, फॉरेन मॉलिक्यूल समझ के उसके अगेंस्ट ही काम करने लग जाते हैं और हमारी ही सेल्स को मुझे ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाले टी सेल जो फॉरेन मॉलिक्यूल को नहीं पहचान रहे, मेरी सेल को पहचान करके उसके अगेंस्ट ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके मेरी सेल्स को ही टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसे सेल्स को, ऐसे टी सेल्स को मैं क्या करूंगी, ऐसे टी सेल्स को एलिमिनेट कर दूंगी। मतलब मैं इनका सिलेक्शन नहीं करूंगी, इनको डिलीट कर दूंगी, इनको किल कर दूंगी। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, कि आपने ये वाले टी सेल्स को सिलेक्ट ही नहीं किया, आगे बढ़ने नहीं दिया और इसकी किलिंग करवा दी। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो नेगेटिव सिलेक्शन है टी सेल्स का, वो किस चीज में डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड कैसे करता है, आप नेगेटिव किसी भी टी सेल्स का नेगेटिव सिलेक्शन कब करोगे, जब वो मेरे ही एंटीजन यानी सेल्फ एंटीजन, मेरी बॉडी में जो मेरे एंटीजन प्रेजेंट है उनके ही अगेंस्ट वो एक्टिविटी शो करेगा। तो हाई एफिनिटी शो करेगा मेरे एंटीजन के अगेंस्ट और मेरे ही एंटीजन को वो किल करेगा, तो उस टी सेल्स को मैं एलिमिनेट कर दूंगी और यही नेचर सिलेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इसका फर्स्ट आंसर है कि हाई एफिनिटी, मेरे एंटीजन के अगेंस्ट जो हाई एफिनिटी शो करके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके मेरे ही सेल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, उस टी सेल्स को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगी, उनकी किलिंग करवा दूंगी और इसी को नेचुरल नेगेटिव सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल अकर इन द थाइमस, ये कहाँ पर, थाइमस में होता है। थाइमस में भी मेडुला वाले पोर्शन में होता है जब टी सेल का डेवलपमेंटल चल रहा होता है। तो और इसका जो मेन पर्पस है वो इसलिए है ताकि हम ऐसे टी सेल्स को एलिमिनेट कर दें जो सेल्फ रिएक्टिव है, क्योंकि ये सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स आगे जाके ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकते हैं कि वो मेरे ही सेल्स को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट रिलीज बाय एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, अब जैसे मैंने टी सेल्स की बात की तो हमने टी सेल्स में क्या क्या पढ़ा, टी सेल्स में हमारा टी एच सेल्स आ गया, टी सी सेल्स आ गए और टी रेगुलेटरी सेल्स आ गए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो टी हेल्पर सेल है, ये हो गया आपका टी हेल्पर सेल। तो जब ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है, तो
तो एक्टिवेट होने के बाद ये कौन सा साइटोकाइंस को रिलीज नहीं करता है? यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट रिलीज, यानी ये सब्सटेंसेस को रिलीज नहीं करता है और ये साइटोकाइंस है, इसलिए मैंने साइटोकाइंस वर्ड यूज कर लिया। बट एनीवे यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, यहाँ पर बोला है कि कौन से इन चारों में से कौन से सब्सटेंस को टीएच सेल्स एक्टिवेट होने के बाद रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज इंटरल्यूकिन 1। राइट आंसर क्या है? इंटरल्यूकिन 1। जब टीसी सेल एक्टिवेट होते हैं, सॉरी टीएच सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो वो इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि और बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं जिसको ये टीएच सेल्स रिलीज करते हैं, लेकिन इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज नहीं करते। इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करने वाले मेजर सेल्स होते हैं मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन इज इंड्यूस बाय। ओके, तो आप देख रहे हो कि इसी टॉपिक से, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बस क्या है अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर दिया जा रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन कितने बार पढ़ा? आई थिंक ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है। तो अब तो आपको एकदम याद हो गया होगा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि ए और बी में जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, इस ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट कौन करता है? इस ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। इनकी वजह से या तो डोनर का जो टी सेल्स है वो बी को एज अ फॉरेन कंसिडर कर लेगा, या फिर जब ये डोनर का सेल बी की सेल में जाएगा तो इस बी की बॉडी इस डोनर को एज अ फॉरेन कंसिडर कर लेगी। और दोनों ही केस में कोई भी किसी को भी कंसिडर करे एज अ फॉरेन, एक्टिवेट कौन होता है? टीसी सेल्स। और इसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? टीसी सेल। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। अच्छा, ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब वहां पर वो प्रॉपर तरीके से उस बॉडी का पार्ट नहीं बन पाता है। तो इसके लिए टीसी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? टीसी रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं और जिसकी वजह से आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीवायरल सेलुलर इम्यूनिटी इज अच्छा मीडिएटेड बाय। अगेन आप देख रहे हो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस कैसे मॉडिफाइड कर दिया है। तो अगेन देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन ओके, ये क्वेश्चन तो एकदम एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे क्या है? सेलुलर इम्यूनिटी की बात की जा रही है और एंटीवायरल मतलब वायरस के अगेंस्ट कौन काम करता है। कितने बार हमने पढ़ चुका है कि ये CD8+ होता है। तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं एंटीवायरस यानी वायरस के अगेंस्ट सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका टीसी सेल्स है, ठीक है, टीसी सेल्स क्या है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं, राइट, यही है। ठीक है, इनके पास जो है CD8+ मार्कर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम CD8+ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये जो सेल्स है वो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। किसका? एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले काम करती है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, फिर इस इन्नेट इम्यूनिटी से जो है इंफॉर्मेशन जाती है अडेप्टिव इम्यूनिटी के बाद, और फिर यहाँ पर अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होता है। लेकिन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। तो जब भी वायरस के अगेंस्ट सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी का कोई सेल एक्टिव होगा तो वो होता है एनके सेल्स। और एनके सेल्स क्या है? वो इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स है जो सबसे पहले डिफेंस प्रोवाइड करती है वायरस के अगेंस्ट, जब तक कि एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं हो पाती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेजर तरीके से जो राइट आंसर है, यहाँ पर इन्होंने सेलुलर इम्यूनिटी लिखा है, मेंशन किया है इन्होंने सेलुलर इम्यूनिटी। तो आपको समझ जाना है कि सेलुलर इम्यूनिटी है मतलब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में टीसी सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने फर्स्ट आंसर चूज किया। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने ये पूछ लिया होता कि वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी इन्नेट इम्यूनिटी में कौन सा सेल है जो प्रोवाइड करता है, तब आपका राइट आंसर नेचुरल किलर सेल हो जाता है।
इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। वरना कई बार बना बनाया चीजें भी, आपको चीजें पता होती है फिर भी आप गलत कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इम्यूनोलॉजी। आई होप आपने एंजॉय किया हो, जितना मुझे पढ़ाने में मजा आया उतना आपको भी सीखने में मजा आया होगा। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।